गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आशुतोष रंजन। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 6 सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच का आज जो हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव तो ऐसे हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो भी आपके टेक्निकल क्लासेस के ऐप पे आप पढ़े होंगे उनको मिल गया होगा, या जो व्हाट्सएप से कनेक्ट किए होंगे उनको भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। आज हम लोग कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर 2019 और 20 का जो पूछा हुआ सवाल है उसका डिस्कशन करवा दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें आंसर गलत दिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके थ्योरी में कुछ और पढ़ाया गया है, ये आंसर कुछ और दिया जा रहा है। तो उसको दूर करने के लिए, उस जो आपका कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए ये आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करने वाले हैं। तो 2019 का पहले हम लोग सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 1 से देखिए, आगे लिखा हुआ है कि प्रोडक्टिविटी कैन बी मेजर इन विच ऑफ द फ्लोइंग इनपुट रिसोर्स। इसमें आपका ऑप्शन दिया है मटेरियल इनपुट, लेबर इनपुट, कैपिटल एंड लैंड इनपुट, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा? आपका डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द एबव। देखिए, इसमें आपको जब प्रोडक्टिविटी बताया गया था तो हमने बताया था कि प्रोडक्टिविटी होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट, आउटपुट अपॉन में इनपुट होता है। इनपुट में आपका डिफरेंट टाइप्स का इनपुट रिसोर्स था, जिसमें मटेरियल इनपुट था, लेबर इनपुट था, कैपिटल इनपुट था, लैंड इनपुट था। और हर के बेसिस पे जितना भी ये मटेरियल है, लेबर है, कैपिटल है या लैंड है, ये सबके बेसिस पे हम लोग प्रोडक्टिविटी को डिफाइन कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी को निकाल रहे थे। तो यहाँ जो है ये आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी जो है उसको हम लोग निम्नलिखित में से किस इनपुट रिसोर्स से मेजर करते हैं? तो सबसे करते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव सही है। आगे देखिए, दूसरा सवाल है प्रोसेस प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ। प्रोसेस प्लानिंग जो है वो कंसिस्ट होता है, प्रोसेस प्लानिंग मतलब कैसे कोई आपको प्रोसेस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए भी पहला ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। दूसरा है डिटरमाइनिंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब कौन सा ऑपरेशन के बाद कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा, इसको सीक्वेंस को डिटरमाइन करना कि पहले कौन सा ऑपरेशन होगा उसके बाद कौन सा ऑपरेशन होगा। सी ऑप्शन है स्पेसिफाइंग इंस्पेक्शन एंड स्टेज, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चूँकि प्रोसेस प्लानिंग में हम लोग ऊपर का जो तीनों चीज़ है उस सब पे काम करते हैं, मटेरियल कैसे सेलेक्ट होगा, कौन सा ऑपरेशन में कौन सा सीक्वेंस रहेगा, और स्पेसिफाइंग इंस्पेक्शन और स्टेज मतलब कौन सा कैसे इंस्पेक्शन किया जाएगा, कौन सा इंस्पेक्शन होगा और किस स्टेज में होगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका ऑप्शन सी सही, डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर का सवाल, विच वन इज ए वर्क मेजरमेंट टेक्निक। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा वर्क मेजरमेंट टेक्निक है। तो वर्क मेजरमेंट टेक्निक में हम लोग को इसमें से याद रखना है, चार वर्क मेजरमेंट टेक्निक है जो आपको पढ़ाया गया था कि वर्क मेजरमेंट टेक्निक कौन कौन सा है, तो उस सबको याद रखना है, तभी आप यहाँ पे फाइंड वो कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया है एनालिटिकल एस्टिमेटिंग टाइम, ऑप्शन सी दिया है एनालिटिकल कन्फर्मेंस, और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। देखिए कौन कौन सा वर्क मेजरमेंट टेक्निक होता है, यदि ये आपको पता है तो आप यहाँ पे इजीली टिक आउट कर सकते हैं। तो उसको आप एक बार सुन लीजिए, लिखा तो नहीं जा सकता है यहाँ पे। आपका होता है कौन कौन सा है? टाइम स्टडी, टाइम सिर्फ नहीं, कौन सा होता है वर्क मेजरमेंट टेक्निक में? क्या होता है? टाइम स्टडी। दूसरा होता है वर्क सैम्पलिंग, तीसरा होता है सिस्टम साइंथेटिक डेटा, और चौथा जो होता है वो एनालिटिकल एस्टिमेटिंग होता है, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग होता है। तो ये चारों में से आपको दिख रहा होगा, कोई भी नहीं दिख रहा होगा, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग आपको दिख रहा होगा। बाकी सिंथेटिक डेटा या वर्क सैम्पलिंग या टाइम स्टडी, सिर्फ टाइम दिया है, टाइम स्टडी रहता तो वो आपका वर्क मेजरमेंट टेक्निक था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, यानी कि ये वाला एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। समझ गए आप बात को? ए सही है। आगे देखिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। फिक्सर डिवाइस इज मेड ऑफ। फिक्सर हम लोग पढ़े थे कि जिग एंड फिक्सर होता है, जिसमें कि आपका फिक्सर जो है वो आपके वर्कपीस को क्लैंप करने का काम करता है, और
क्लैंप करने का काम करता है, और जिग जो होता है वो क्लैंप करता है और टूल को गाइड भी करता है, वो बड़ा पढ़ाया हुआ है आपसे। यहाँ पे आपसे सिंपल ये सवाल पूछा जा रहा है कि फिक्सड डिवाइस इज मेड ऑफ, मतलब कौन से मटेरियल का फिक्सड डिवाइस बनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है नॉर्मल आयरन, ऑप्शन बी दिया है हार्ड आयरन, ऑप्शन सी दिया है कास्ट आयरन, और ऑप्शन डी दिया है आपका सॉफ्ट आयरन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा, कास्ट आयरन, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही होगा, यानी कि ये वाला कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन यहाँ सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है वो आपका क्या है कि ए पुश सिस्टम इज कंट्रोल बाय, पुश सिस्टम कंट्रोल होता है, दो तरह का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है। हमने बताया था कि एक पुल सिस्टम होता है और एक पुश सिस्टम होता है। पुल सिस्टम को आपको डिसेंट्रलाइज ऑर्डरिंग सिस्टम भी बोला जाता है, और पुश सिस्टम को सेंट्रलाइज ऑर्डरिंग सिस्टम भी बोला जाता है। यानी कि पुश सिस्टम जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज ऑर्डरिंग सिस्टम, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, पुल सिस्टम। पुल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज, मतलब उसका क्या होता है कि जैसे आपका फोरकास्ट नहीं किया जाता है, जैसे आपका कंज्यूम होगा मटेरियल उसको वहाँ से लाया जाता है, तो उसके लिए कोई सेंट्रलाइज नहीं होता है, इसलिए उसको डिसेंट्रलाइज। लेकिन पुश सिस्टम क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है। इसमें आपको ऑप्शन जो दिया गया किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो अप स्ट्रीम इंफॉर्मेशन के द्वारा, डाउन स्ट्रीम इंफॉर्मेशन के द्वारा, बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका होगा पुश सिस्टम है, तो पुश सिस्टम में आपका अप स्ट्रीम इंफॉर्मेशन सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अप स्ट्रीम इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी जो है वो आपका पुल सिस्टम इज कंट्रोल बाय, यदि सवाल लिखा रहता कि पुल सिस्टम, यहाँ पुल सिस्टम लिखा हुआ है, पुल सिस्टम पूछता तो ऑप्शन बी सही होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है वो आपका है, अगला सवाल जो है वो आपका है EOQ मॉडल। In the EOQ model, if the unit ordering cost is double, then the EOQ is, मतलब आपसे पूरा जा रहा है कि EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल में यदि यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट को यूनिट कर दिया जाए, यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट को यदि डबल कर दिया जाए तो EOQ क्या होगा, EOQ में हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कि इंक्रीज करेगा 1.4 टाइम्स, या नन ऑफ दी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होता है इंक्रीज 1.4 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन सी। इसके लिए हम लोग देखते हैं एक आपका इसका कैलकुलेशन है, EOQ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, EOQ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है वो आप जानते हैं। EOQ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2DS अपॉन में H, जहाँ की D जो है वो आपका क्या है, एनुअल डिमांड है, S जो है वो कॉस्ट पर ऑर्डर है, H जो है वो होल्डिंग कॉस्ट है। यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, अलग से दिखाया गया है, क्योंकि ये मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें लिखना पॉसिबल थोड़ा सा कम होता है, लिख नहीं पाते हैं क्योंकि हाथ से करना रहता है। तो इसमें S जो है कॉस्ट पर ऑर्डर वो आपका यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग S रख रहे हैं, 1 का मतलब S रख ले रहे हैं, और यहाँ पे डबल करना मतलब 2S डाल दे रहे हैं। देन EOQ जो ऑप्शन यहाँ इक्वेशन 2 बनाए हैं तो 2S रख रहे हैं। तो ये जब आप 2S वाला को कैलकुलेट कीजिएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि √2 इंटू 2DS अपॉन में H, तो 2DS और 2DS H पहला वाला जो है ये आपका आ जाएगा, और जब √2 का वैल्यू होता है 1.414 होता है, और इंटू 2DS तो कितना से इंक्रीज कर रहा है, पहला जो यूनिट कॉस्ट 1 लेकर के जो चले थे, यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट लेकर के चले थे, तो 2DS अपॉन में था, तो 2DS अपॉन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 से, यानी कि यदि ऑप्शन में आपको √2 टाइम्स इंक्रीज बोल रहा है तो भी सही रहेगा, या 1.41 जो है 414 जो है ये आपका भी सही है। तो ये आपका ऑप्शन में जो दिया गया है वो दिया गया है 1.4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो 1.4 टाइम्स ही इंक्रीज करा, मतलब पॉइंट के दूसरा तीसरा यूनिट तक आप यहाँ पे डिजिट तक वो कंसीडर नहीं किया है, तो ये आपका सही आंसर है। समझ गए इस बात को। अब आगे जो देखिए, आगे जो है वो आपका अगला सवाल जो है वो आपका आता है, यानी कि इसका सही आंसर कौन था आप समझ गए, ऑप्शन सी सही था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि इन ABC एनालिसिस ए आइटम रिक्वायर, ये आइटम जो रिक्वायर होता है नो सेफ्टी स्टॉक उसके लिए, या लो सेफ्टी स्टॉक, या हाई सेफ्टी स्टॉक, या ऑल ऑफ द एबव। तो हमने बताया था कि आपका ABC में 3 कैटेगरी में कोई भी मशीन है उसके पार्ट्स को वो किया जाता है, सजाया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें A और B और C। तो A वाला में क्या किया जाता है कि आपका
ये वाला में क्या किया जाता है कि आपका 10% आइटम रहता है और 70% टोटल कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि कम कम पार्ट्स है और उसका कॉस्ट जो है ज़्यादा महंगा है। दूसरा जो होता है बी में, उसमें 20 से 25% आइटम होता है और 20 से 30% टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड का वो कॉस्ट भी लेता है। और ऑप्शन जो सी कैटेगरी का होता है उसमें 60 से 70 पार्ट्स आइटम होता है, लेकिन वो मात्र टोटल कॉस्ट का 10%, टोटल कैपिटल जो लगता है उसका मात्र 10% पे उसका कब्जा होता है। मतलब मात्र जैसे कोई मान लिया जाए मशीन आप 100 रुपया में ले रहे हैं, तो उसमें यदि 10 पार्ट लग रहा है, तो 10 पार्ट लग रहा है तो आपका जो ए नंबर का पार्ट होगा ना, वो मात्र 1 से 2 गो पार्ट रहेगा और उसका कॉस्ट जो है वो पढ़ाया गया है आपको, 1 से 2 कॉस्ट है और उसका कॉस्ट 100 रुपया में 70 रुपया वही रख रहा है, मतलब 70 रुपया उसी 1-2 का पार्ट का लग रहा है। बी वाला जो है वो आपका मान लिया जाए है 3 से 4 पार्ट्स है, 3 से 4 पार्ट्स है और इसमें 20 या 20-25 रुपया का 20-25 रुपया का कॉस्ट यहाँ पे लग रहा है। और ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या आ रहा है कि मान लिया जाए है आपका, मान लिया जाए ये दो था, ये वाला 3 था तो 5, तो ये कितना बचा, 5 पार्ट्स बचा, क्योंकि टोटल पार्ट्स हम कह रहे हैं कितना 10, तो 5 पार्ट्स है और इसका कीमत मात्र कितना है, मात्र 70 और 25 हो गया, तो बाकी बचा कितना 5, तो इसका 5 रुपया मात्र कीमत है। तो ये जो है वो आपका क्या हो गया कि आपका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लग रहा है और आइटम जो है वो कम है। तो आपसे पूछा रहा जा रहा है ये आइटम रिक्वायर, तो उस तरह का जो आइटम होता है, जो महंगा आइटम होता है, उसको बना करके कहीं भी स्टोर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो जो है वो कम खर्च होता है। तो ये वाला और कम आइटम भी है, उसका 10% ही उसमें हिस्सेदारी है। तो ये आइटम जो होता है उसके लिए नो सेफ्टी स्टॉक होता है, मतलब उसका सेफ्टी के ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। क्यों नहीं ज़रूरत होता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में वो बनाया ही नहीं जाता है। तो ये यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है, ए नो सेफ्टी स्टॉक, ये हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है वो आपका है प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है ये आपका प्राइम कॉस्ट प्लस आपका फैक्ट्री ओवरहेड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए फैक्ट्री ओवरहेड। अब प्रोडक्शन कॉस्ट को वर्क कॉस्ट भी बोला जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोला जाता है। तो ये आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड का, फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड एंड सेल्स ओवरहेड का नहीं। इसका सही आंसर क्या है, फैक्ट्री ओवर, मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट के जगह वर्क कॉस्ट भी पूछता है तो भी यही जवाब होगा, फैक्ट्री कॉस्ट पूछता है तो भी यही जवाब होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूछता है तो भी यही जवाब होगा। तो ये आप समझ गए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है वो आपका है कि रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय प्रॉपर चॉइस ऑफ डिजाइन, रीयूज ऑफ मटेरियल, स्क्रैप कंट्रोल, ऑल ऑफ द एबव। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो आपका क्या है कि जो आपका रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करेगा, किसके द्वारा, तो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जो आ रहा है, वो कच्चा जो आपका मटेरियल आ रहा है उससे कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, तो प्रोडक्टिविटी आउटपुट अपॉन में इनपुट होता है। हम आउटपुट को क्या करें, बढ़ाएं तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, या इनपुट को घटाएं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो यदि हमारा प्रॉपर चॉइस ऑफ डिज़ाइन रहेगा, डिज़ाइन जो है प्रॉपर चॉइस का रहेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। रीयूज ऑफ मटेरियल जो वेस्ट हो रहा है उसको हम लोग रीयूज कर ले रहे हैं तो जाकर के आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। स्क्रैप कंट्रोल मतलब जो आपका जो स्क्रैप निकल रहा था, मतलब फालतू का जो मटेरियल कट करके या छट करके जो बाहर निकल जा रहा था, जो बर्बाद हो रहा था, उसमें हम लोग कंट्रोल कर लें तो उसके कंट्रोल करने पर क्या होगा, आपका वही प्रोडक्टिविटी जो है रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इसका सही जवाब जो है वो कौन सा है, ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ये वाला आंसर ऑल ऑफ द एबव। तो ये हो गया। अगला देखिए सवाल
सवाल अगला है कि द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एफएमएस आर, एफएमएस मतलब होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो इसका जो है कि द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का बेसिक कंपोनेंट कौन सा है? वर्क स्टेशन है, ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग है, एंड स्टोरेज सिस्टम है, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है, ऑल ऑफ द एबव है। तो ये आपका सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव, मतलब ऑल ऑफ द एबव, इसको याद रखना है। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, ये वाला ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो ये हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है विच वन ऑफ द फ्लोइंग यूजेज द बीन कार्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल आइटम ऑफ मटेरियल एंड गुड्स इन हिज स्टोर। लेबर रखेगा कि स्टोर कीपर रखेगा कि सेल्स मैनेजर रहेगा कि नन ऑफ द एबव रहेगा। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है जो बीन कार्ड में रिकॉर्ड को रखता है। तो बीन कार्ड हम जब पढ़ाए थे वो क्या बताए थे कि इसमें मटेरियल का रिकॉर्ड रखा जाता है, कितना मटेरियल अभी है स्टोर में। तो इसका कौन रखेगा हिसाब किताब? तो इसका हिसाब किताब जो रखेगा वो कौन रखेगा? आपका स्टोर कीपर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी स्टोर कीपर, ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल जो है कि इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट द टर्म डिस्पैचिंग इज यूज फॉर, इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट द टर्म डिस्पैचिंग इज यूज फॉर, आपका डिस्पैचिंग जो है किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये आपका डिस्पैच ऑफ सेल्स ऑर्डर, डिस्पैच ऑफ वर्क ऑर्डर, डिस्पैच ऑफ फैक्ट्री मेल, डिस्पैच ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। तो ये जो यूज किया जाता है आपका डिस्पैच ऑफ वर्क ऑर्डर, यानी कि ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। डिस्पैच ऑफ वर्क ऑर्डर, डिस्पैच ऑफ वर्क ऑर्डर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है वो आपका है क्या कि ये डिवाइस फॉर लिफ्टिंग और लोअरिंग ऑब्जेक्ट सस्पेंड फ्रॉम हुक इज कॉल्ड। मतलब आपका कोई भी डिवाइस, कोई एक डिवाइस है जो कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए और नीचे करने के लिए जो हुक के फ्रॉम हुक से करता है किसी वस्तु को। आप बड़े बड़े इसमें बताया गया था कि आपका जो मटेरियल हैंडलिंग कंपोनेंट होता है, मटेरियल हैंडलिंग जो मशीन होता है उसमें क्रेन आता है, चेन कन्वेयर आता है, होस्ट आता है, नन ऑफ दीज आता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ना वो आपका होस्ट होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है वो होस्ट सही जवाब है। तो ए हो गया आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि रूटिंग इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल रेफर्स टू द रूटिंग इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल रेफर्स टू द बैलेंसिंग ऑफ लोड ऑन मशीन, सीक्वेंस ऑफ वर्क, प्रोग्रेस ऑफ वर्क, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, ये वाला सही जवाब है। तो ये आप समझ गए हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है प्लांट कैपेसिटी डिफाइन है, मतलब प्लांट का कैपेसिटी कैसे डिफाइन किया जाता है? रेट ऑफ प्रोडक्शन इन डिफाइंड टाइम, मतलब डिफाइंड टाइम में कितना रेट ऑफ प्रोडक्शन है, या रेट ऑफ प्रोडक्शन पर मंथ या पर ईयर। मतलब पर मंथ डिफाइंड टाइम बोलिए कि मतलब मान लीजिए 10 घंटा में कितना, किस रेट से आप प्रोडक्शन करते हैं, या एक महीना में आप किस रेट से प्रोडक्शन करते हैं, एक साल में कितना से करते हैं, या बोथ ए एंड बी। और चौथा जो है वो आपका नन ऑफ द एबव है। तो इसका जो है वो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। जो प्लांट कैपेसिटी मतलब होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड। मतलब आपका कितना यूनिट्स आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कोई गिवन टाइम पीरियड में। वो गिवन टाइम पीरियड आपका एक दिन भी हो सकता है, एक मंथ भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। मतलब कोई भी एक गिवन टाइम में आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितना नंबर ऑफ यूनिट्स आप प्रोड्यूस कीजिएगा, वही तो प्लांट का कैपेसिटी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी कि आपका बोथ ए एंड बी, ए वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है वो आपका क्या आता है? द एप्लीकेशन ऑफ जिग इज, जिग का एप्लीकेशन कहाँ है? तो पहला ऑप्शन दिया है टू होल्ड द जॉब ओनली, दूसरा दिया है टू होल्ड द टूल ओनली, टू होल्ड द जॉब एंड गाइड द टूल, नन ऑफ द एबव। तो हमने बताया था कि जो आपका जिग होता है वो आपका क्या करता है कि टू होल्ड
द जॉब एंड गाइड द टूल, मतलब जॉब को होल्ड करना और टूल को गाइड करना दोनों जी का काम है। जबकि इसका एक और जो कंपोनेंट है इसके साथ में फिक्सर आता है। फिक्सर का काम क्या है, सिर्फ जॉब को यानी कि वर्क पीस को होल्ड करना काम है, टूल को गाइड करना उसका काम नहीं है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी ये वाला, टू गाइड, टू होल्ड द जॉब एंड गाइड द टूल, ये सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जब हम लोग देख रहे हैं तो अगला सवाल है कि इन प्रोडक्शन सिस्टम जीआईटी टेक्निक इज यूज्ड फॉर, जीआईटी मतलब जस्ट इन टाइम, जब जस्ट इन टाइम जो है वो प्रोडक्शन सिस्टम में जस्ट इन टाइम टेक्निक जो है किसके लिए यूज किया जाता है, सिंगल यूनिट प्रोडक्शन के लिए कि बिग लॉट साइज के लिए, बोथ ए एंड बी के लिए, या नन ऑफ द एबव के लिए। तो ये जो है वो आपका कौन सा, सिंगल यूनिट प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल यूनिट प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ऑप्शन ये जो है वो आपका सही है, सिंगल यूनिट प्रोडक्शन, सिंगल यूनिट प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज ड्रिवन बाय, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है वो किसके द्वारा ड्रिवन होता है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के द्वारा, कि टोटल क्वालिटी मेजरमेंट के द्वारा, कि ओवरऑल प्रोडक्शन प्लानिंग के द्वारा, कि ओवरऑल इन्वेंट्री प्लानिंग के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के द्वारा, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के द्वारा होता है। अगला देखिए, अगला जो सवाल है वो आपका है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बर्क मेजरमेंट टेक्निक, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो बर्क मेजरमेंट टेक्निक नहीं है। तो बर्क मेजरमेंट टेक्निक को हमने याद करवाया था कि 4 तरह का बर्क मेजरमेंट टेक्निक होता है, इससे पहले ही सवाल एक आया था, दूसरा या तीसरा नंबर का सवाल, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। उसमें क्या क्या था कि टाइम स्टडी आपका है बर्क मेजरमेंट टेक्निक, बर्क सैम्पलिंग है बर्क मेजरमेंट टेक्निक, सिंथेटिक डेटा है बर्क मेजरमेंट टेक्निक, और आपका एनालिटिकल एस्टिमेटिंग है। तो इस चारों में से जो आपको देखना है कि कौन नहीं है, नोट बर्क मेजरमेंट टेक्निक पूछ रहा है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट ए बर्क मेजरमेंट टेक्निक, मतलब बर्क मेजरमेंट टेक्निक नहीं है। तो टाइम स्टडी है, बर्क सैम्पलिंग है, और माइक्रो मोशन स्टडी, माइक्रो मोशन स्टडी नहीं है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है, माइक्रो मोशन स्टडी, ये वाला माइक्रो मोशन स्टडी। तो ये आप समझ गए कि माइक्रो मोशन स्टडी जो है वो आपका क्या है, बर्क मेजरमेंट टेक्निक जो नहीं है। आपको याद रखना है बर्क मेजरमेंट टेक्निक को कि कौन कौन सा है, टाइम स्टडी है, बर्क सैम्पलिंग है, सिंथेटिक डेटा है, और आपका एनालिटिकल एस्टिमेटिंग है। ये 4 ही बर्क मेजरमेंट टेक्निक है। ये आपको थ्योरी में भी बताया गया था, पिछला सवाल में भी बताया गया था, इस सवाल में भी दोहरा दिए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि इन टाइम स्टडी द रेटिंग फैक्टर इज अप्लाइड टू, रेटिंग फैक्टर अप्लाई किया जाता है किसको डिटरमाइन करने के लिए। तो ये आपका रेटिंग फैक्टर इज डिटरमाइंड टू, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, इन टाइम स्टडी द रेटिंग फैक्टर इज अप्लाइड टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ जॉब, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ जॉब, मेरिट रेटिंग ऑफ द वर्कर, या नॉर्मल टाइम ऑफ जॉब, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब होगा नॉर्मल टाइम ऑफ जॉब, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है, ये वाला ऑप्शन सी, नॉर्मल टाइम ऑफ जॉब, ये सही आंसर है। रेटिंग फैक्टर जो होता है वो आपका कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें जो आपका रेट कंपेयर करते हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो ऑपरेटर का ऑब्जर्व करके और ऑब्जर्वर ऑन कंसेप्ट और नॉर्मल परफॉर्मेंस। मतलब रेटिंग फैक्टर हम लोग ऐसे देखते हैं कि कोई भी काम के दौरान, प्रोसेस के दौरान स्टडी किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि परफॉर्मेंस जो है वो ऑपरेटर का ऑब्जर्व किया जाता है और ऑब्जर्वर ऑन कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल परफॉर्मेंस, मतलब उसके नॉर्मल परफॉर्मेंस क्या है और उसको हम लोग परफॉर्म करवा रहे हैं तो क्या परफॉर्म कर रहा है, दोनों को कंपेयर करके रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है। तो नॉर्मल टाइम ऑफ जॉब जो होता है वो आपका, नॉर्मल टाइम फॉर द जॉब जो होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका रेटिंग फैक्टर होता है डिटरमाइन करने का। ये हो गया। अगला जो सवाल है वो आपका है कि रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय, रॉ मटेरियल
प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय, ये तो हम लोग देखे थे, पीछे भी सवाल था, इसका आंसर तो जो है वो आपका प्रॉपर चॉइस ऑफ डिजाइन, रीयूज ऑफ मटेरियल, स्क्रैप ऑफ मटेरियल, ऑल ऑफ द एबव आ रहा था, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो ऑल ऑफ द एबव वाला वो सही है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि प्रोडक्ट लेआउट इज इम्प्लाइड फॉर, प्रोडक्ट लेआउट जो होता है वो इम्प्लाइड होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए। कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, ये 3-4 सवाल हमने दे दिया था अलग से, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट लेआउट इज इम्प्लाइड फॉर, तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, ऑप्शन ए सही है, ये वाला कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, ये हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है वो आप क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग लेआउट हैज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, विच ऑफ द लेआउट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट और बोथ ए एंड बी, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट लेआउट, यानी कि ऑप्शन ए जो है प्रोडक्ट लेआउट वो वाला सही है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि मटेरियल हैंडलिंग इज हायर इन केस ऑफ, मटेरियल हैंडलिंग जो है वो हायर होता है किस केस में, प्रोसेस लेआउट में, प्रोडक्ट लेआउट में, फिक्स पोजीशन लेआउट में, कि नन ऑफ दीज में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि प्रोसेस लेआउट में आपका मटेरियल हैंडलिंग जो है वो हायर हो जाता है, मटेरियल हैंडलिंग जो है वो हायर हो जाता है। अगला सवाल जो है वह है कि मटेरियल हैंडलिंग एंड प्लांट लोकेशन इज एनालाइज्ड बाय, मटेरियल हैंडलिंग और प्लांट लोकेशन जो है किसके द्वारा एनालिसिस किया जाता है, ट्रेवल चार्ट के द्वारा, गैंट चार्ट के द्वारा, बोथ ए एंड बी के द्वारा और नन ऑफ दीज के द्वारा। तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रेवल चार्ट के द्वारा किया। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का 2020 का जो पूछा गया सवाल है, जो एसवीटी के द्वारा पूछा गया है, उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। और इससे पहले 2019 का भी आपको एक वीडियो मिल गया होगा, उसको आप देख लिए होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2020 में जो 20 सवाल ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए पहला सवाल जो है वो लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेज रेफर्स टू, ये सवाल जो है वो आपका क्या है, ऑप्शन दिया है ग्रॉस इनकम, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल, टर्न ओवर इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, द रेशियो ऑफ ग्रॉस इनकम टू गेन एक्सपेंडिचर। देखिए इसमें इसका जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा, ग्रॉस इनकम होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। प्रोडक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेज, प्रोडक्शन जो है रेफर किया जाता है किससे, ग्रॉस इनकम से, ग्रॉस इनकम से, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 2 देखते हैं आप, कि इसमें लिखा हुआ है आपका कि हायर प्रोडक्टिविटी कैन बी अचीव बाय, हायर प्रोडक्टिविटी जो है वो कैसे अचीव किया जाएगा, तो इसके लिए है एम्प्लॉइंग मोर मैन एंड मशीन, हायर प्रोडक्टिविटी के लिए ज़्यादा आदमी और मशीन लगा दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि इनपुट जब हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या होता है आपका घटता है। तो एम्प्लॉइंग मोर मैन एंड मशीन, मशीन ज़्यादा से ज़्यादा लगा देंगे, आदमी से ज़्यादा लगा देंगे, तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो आपका घटेगा, तो इसमें हमको हायर प्रोडक्टिविटी नहीं होगा। गिविंग रिकॉग्नाइजेशन टू ट्रेड यूनियन, गिविंग रिकॉग्नाइजेशन टू ट्रेड यूनियन से कोई मतलब नहीं है। एडॉप्टिंग प्रॉपर सिस्टम ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ मशीन, देखिए एडॉप्टिंग प्रॉपर सिस्टम ऑफ प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस ऑफ मशीन, मशीन का, मशीनरी का हम लोग प्रॉपर मेंटेन में रखें, तो ये आपका जो है मशीन यदि प्रॉपर मेंटेन में रहेगा तो कम इनपुट से आपका बढ़िया काम होगा। जैसे सिंपल सा हम यदि एक एग्जांपल देना चाहें, आपका बाइक जो है प्रॉपर मेंटेनेंस में आप रखे हुए हैं तो आपको ज़्यादा माइलेज देगा, ज़्यादा माइलेज देगा मतलब प्रोडक्टिविटी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब वही 1 लीटर पेट्रोल में आप यदि बढ़िया गाड़ी का कंडीशन रखे हुए हैं, मेंटेनेंस करवा के रखे हुए हैं, तो 70 किलोमीटर जा रहे हैं। वही आपका गाड़ी ख़राब है, धुआं दे रहा है, या जो भी इंजन में प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, तो उसमें क्या होगा, आपका 50 किलोमीटर ही जाएगा। तो आपका माइलेज घट रहा है, यानी कि प्रोडक्टिविटी को यदि उससे रिलेट करके हम समझने के लिए बात बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हायर प्रोडक्टिविटी जो है वो कैसे अचीव होगा, तो प्रॉपर सिस्टम ऑफ प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, मशीनरी का प्रॉपर मेंटेनेंस, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही है। अगला सवाल देखिए कि आपका सवाल है कि द प्लांट लोकेशन इज अफेक्टेड टू मैक्सिमम एक्सटेंट बाई ए सिंगल फैक्टर, तो इसमें है कि आपका कौन से चीज़ से आपका प्लांट लोकेशन जो है वो
सिंगल ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपके प्लांट लोकेशन को इफेक्ट करता है मैक्सिमम एक्सटेंट में? नियरेस्ट टू मार्केट तो होना चाहिए, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टू रॉ मटेरियल वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है कि कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे ऑप्शन सी, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये वाला ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है, कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए, जब तक आपका जो कहीं भी आप प्लांट बैठा रहे हैं, तो ये जो आपका ज़मीन का जो कॉस्ट लगने वाला है, या बिल्डिंग जो आप रेंट पे ले रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट लगने वाला है, तो ये जो चीज़ है ना, ये पर मंथ के हिसाब से चलेगा। और ये जो है आपका रेंट पे यदि ले रहे हैं, तो ये जो है वो क्या है, आपका प्लांट के लोकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है वो आपका है, विच इज नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट, विच इज नोट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट, मतलब कौन सा प्लांट लेआउट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य नहीं है। तो टू मेक द इकोनॉमिकल यूज ऑफ फ्लोर एरिया, टू मेक द इकोनॉमिकल यूज ऑफ फ्लोर एरिया, तो ये आपका कोई वैसा नहीं है। टू मिनिमाइज द मटेरियल हैंडलिंग, टू मटेरियल हैंडलिंग को मिनिमाइज करना। टू कीप द मशीन ब्रेक डाउन टू मिनिमम, मतलब ये ऑप्शन जो है टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इन अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशन, विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, प्लांट लेआउट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मशीन का ब्रेकडाउन जो हो वो मिनिमम हो। बाकी जो है कि आपका फ्लोर एरिया जो है वो इकोनॉमिकल यूज हो, मतलब जिस एरिया पे आपका काम हो रहा है वहाँ इकोनॉमिकल हो, ऐसा नहीं कि बहुत मतलब महंगा महंगा चीज़ हो या महंगा चीज़ लगा हो, इकोनॉमिकल लगा हुआ। मटेरियल हैंडलिंग जो है वो मिनिमाइज हो, ये प्लांट का लेआउट का ही एक प्रोसेस है कि मटेरियल का हैंडलिंग भी जो होना चाहिए वो आपको मिनिमम होना चाहिए। कम से कम मटेरियल को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह ले जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिन भर इधर से उधर मटेरियल करने में ही लग रहा है। तो प्लांट लेआउट में ही हमने बताया था कि कौन सा मशीन कहाँ पे रहेगा, कैसे होगा, तो एक सीक्वेंस में होना चाहिए कि ये होगा उसके बाद ये ऑपरेशन होगा, तो उसको मशीन को उसी के आसपास में रखा जाए ताकि मटेरियल को ज़्यादा इधर उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और ऑप्शन सी जो है टू की, ये ब्रेक डाउन से इसको कोई मतलब नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इन अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के अरेंजमेंट में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी ये वाला, टू कीप द मशीन ब्रेक डाउन टू मिनिमम, टू कीप द मशीन ब्रेक डाउन टू मिनिमम, ऑप्शन सी जो है वो सही है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है वह है कि व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई भी गाड़ी बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका असेंबली का जो असेंबली लाइन होता है वो एग्जाम्पल है किसका, प्रोडक्ट लेआउट का, प्रोसेस लेआउट का, ग्रुप लेआउट का, या आपका फिक्स लेआउट का। तो इसका जो है वो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, प्रोडक्ट लेआउट, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, ऑप्शन ए, ये वाला प्रोडक्ट लेआउट। तो ये हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज टू मूवमेंट ऑफ हाई वॉल्यूम मटेरियल, मतलब हाई बहुत बड़ा मटेरियल है उसको आपको मटेरियल को हैंडल करना है, उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हाई वॉल्यूम मटेरियल मतलब बड़ा है या नहीं उससे मतलब नहीं है, हाई वॉल्यूम मतलब बहुत बड़ा मात्रा में है, जैसे 50 टन है या छोटा छोटा ही है, जैसे मतलब मान लिया जाए आप कंक्रीट देखे होंगे, कंक्रीट देखे होंगे एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हुए, या कुछ ऐसा मटेरियल है जो बहुत बड़े अमाउंट में है, बड़े बड़े वॉल्यूम में है, हाई वॉल्यूम का मटेरियल है, उसके लिए कौन सा हम लोग मूवमेंट के लिए कौन सा इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो उसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए जो है वो मटेरियल कन्वेयर जो है, कन्वेयर जो आप देखे होंगे भी कन्वेयर बेल्ट के द्वारा जो होता है, तो ऑप्शन ए जो है कन्वेयर उसका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टाफ फंक्शन इन ए इन ए इन ए इन ए
नियरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच एग्जाम्पल ऑफ स्टाफ फंक्शन इन नियरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव है, अकाउंटिंग है, मेंटेनेंस है, प्रोडक्शन एंड सेल्स है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका है प्रोडक्शन एंड सेल्स। प्रोडक्शन एंड सेल्स यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी। ये साफ नहीं, ये सवाल से ही आपका कट करके यहाँ पे डाला गया है। तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन एंड सेल्स इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट द हैंडलिंग लाइम स्टोन इज डन बाय। लाइम स्टोन को कैसे मैन्युफैक्चरिंग, जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके समय जो लाइम स्टोन यूज होता है सीमेंट में, तो लाइम स्टोन को हैंडलिंग करने के लिए मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, तो कन्वेयर में, बेल्ट कन्वेयर का। देखिए लाइम स्टोन भी हाई वॉल्यूम का मटेरियल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना रहता है, तो बेल्ट कन्वेयर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। आप देखे होंगे अपने गांव के घर के आसपास में, आप देखे होंगे जहाँ पे कंक्रीट वगैरह टूटता है तो उसमें बेल्ट लगा हुआ रहता है, या बहुत जगह आप देखे होंगे, मोबाइल में भी देखे होंगे, कहीं मूवी में भी देखे होंगे कि बेल्ट लगा हुआ है, उस पर प्रोडक्ट को रखिए और एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, तो वो आपका बेल्ट कन्वेयर होता है। तो ये आपका बेल्ट कन्वेयर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर टू द प्राइम कॉस्ट प्लस। ये पिछले वीडियो में भी मतलब 2019 में भी ये सवाल पूछा गया था कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है वो आपका रेफर किया जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस आपका फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, ए वाला फैक्ट्री ओवरहेड, ए वाला। बाकी जो ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है, वो आपका गलत है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट को ही आपका पिछले सवाल में भी बताया था हमने कि वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो आपसे यदि सवाल को थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया कि वर्क कॉस्ट इज रेफर्स टू द प्राइम कॉस्ट प्लस, प्राइम कॉस्ट प्लस, तो भी उसका जवाब होगा फैक्ट्री ओवरहेड, या आपका फैक्ट्री कॉस्ट रेफर्स टू द प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब ये प्रोडक्शन कॉस्ट को ही हम लोग और 3 नाम से जानते हैं, वर्क कॉस्ट से नाम से भी जानते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका रहा। अगला सवाल जो है वो आपका है कि वर्क स्टडी इसेंशियली कंपेराइज द टेक्निक। वर्क स्टडी जो है वो आपका जो है वो आपका कौन से हो, किससे होगा, मेथड स्टडी एंड जॉब इवेल्युएशन से। हमने बताया था कि वर्क स्टडी में 2 चीज़ों पे हम लोग को ध्यान देना है, आपका एक मेथड स्टडी और दूसरा वर्क मेजरमेंट। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय बात किए थे थ्योरी में, यानी कि उसके अनुसार जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है, इधर चला गया, ऑप्शन बी यानी कि ये वाला वर्क मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। तो मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट से ही हम लोग वर्क स्टडी का कंपेयर करते हैं। तो ये आपका रहा। अगला सवाल जो है वो आपका है कि व्हाट डज सिम्बल ओ इम्प्लाइज इन वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में हमने बताया था सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ओ जो है वो किसके लिए किया जाता है। तो ओ जो है वो किसके लिए किया जाता है, वो जो है वो आपका ऑपरेशन के लिए, यानी कि ऑप्शन बी के लिए किया जाता है। उसी तरह से हम लोग का आपका पूछ सकता है कैपिटल डी। तो कैपिटल डी जो है वो आपका किसके लिए किया जाता है, डीले के लिए किया जाता है, डीले के लिए किया जाता है। अगला जो पूछ सकता है वो आपका ट्रायंगल ऐसे बना करके पूछ सकता है, तो वो स्टोरेज के लिए किया जाता है। अगला जो पूछता है वो आपको पूछ देगा, मान लीजिए स्क्वायर ऐसे बना करके, स्क्वायर ब्लॉक, तो ये जो होता है वो आपका इंस्पेक्शन के लिए होता है। और इसके बाद और भी होता है वो आपका क्या है, इस तरह का एरो हेड बना करके पूछ देगा, तो ये जो होता है वो आपका किसके लिए होता है, तो ये होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। मतलब इंस्पेक्शन के लिए हम लोग कैसा बनाएंगे, इसमें दिया हुआ है तो ये ऐसा ब्लॉक बनेगा स्क्वायर टाइप का। डीले के लिए कैपिटल डी बनाएंगे यहाँ पे जो है। टेम्प्रोरी स्टोरेज के लिए या स्टोरेज के लिए आपको ऐसा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए ओ बनाना पड़ेगा ऐसे कैपिटल ओ। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। आपसे पूछा जा रहा है वो, तो जरूरी नहीं है कि वही पूछेगा, ये 4-5 जो बताए हैं उसमें से कोई भी एक पूछ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एरो का निशान लगाना है, तो इसको आपको याद रखना है जो आपको वहाँ पे बताया गया है सवाल में। अगला सवाल देखिए,
परसेंट आइडल टाइम फॉर मैन एंड मशीन इज फाउंड बाय। परसेंट आइडल टाइम जो है वो आपका किसके लिए वो होता है, तो इसका वर्क सैम्पलिंग, टाइम स्टडी, एबीसी एनालिसिस और मेथड स्टडी। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ए है, वर्क सैम्पलिंग या एनालिटिकल सैम्पलिंग जो होता है वह आपका वर्क सैम्पलिंग को ही एनालिटिकल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। यदि यहाँ पे ऑप्शन में वर्क सैम्पलिंग को हटा करके एनालिटिकल सैम्पलिंग भी लगा देगा तो भी इसका जवाब क्या होगा, एनालिटिकल सैम्पलिंग हम लोग करेंगे। तो ये आपका है कि प्रेजेंट आइडल टाइम फॉर मैन एंड मशीन इज फाउंड बाय, तो किससे किया जाता है, तो वर्क सैम्पलिंग से या एनालिटिकल सैम्पलिंग से, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका क्या है, सही है, ऑप्शन ए वाला वर्क सैम्पलिंग। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वर्क मेजरमेंट टेक्निक। ये पिछले सवाल में भी पूछा गया था, पिछले ईयर का यानी कि 2019 का भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वर्क मेजरमेंट टेक्निक। तो वर्क मेजरमेंट टेक्निक में हमने बताया था कि 4 तरह का वर्क मेजरमेंट टेक्निक होता है। एक आपका टाइम स्टडी होता है, दूसरा वर्क सैम्पलिंग होता है, तीसरा जो होता है सिंथेटिक डेटा होता है, और चौथा जो होता है वो आपका एनालिटिकल एस्टिमेटिंग होता है। तो इसमें से सब जो है वो आपका है, इसमें आपका मोशन टाइम डेटा या माइक्रो मोशन स्टडी जो है वो आपका नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, माइक्रो मोशन स्टडी। मोशन टाइम डेटा जो है वो आपका कंसीडर कर लिया जाएगा, लेकिन माइक्रो मोशन स्टडी जो है 4 तरह का ही होता है, लेकिन माइक्रो मोशन स्टडी जो है वर्क मेजरमेंट टेक्निक नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ये वाला माइक्रो मोशन स्टडी, माइक्रो मोशन स्टडी। तो ये आपका हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है वो आपका है कि गैंट चार्ट इज एसोसिएटेड विथ फ्रंट, तो मटेरियल हैंडलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, सेल्स फोरकास्ट और प्रोडक्शन शेड्यूल। तो इसका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन शेड्यूल, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ये वाला। तो ये आपका हो गया। अगला सवाल जो है, अगला सवाल जो है वो आपका है कि इन विच टेक्निक नो सिंबल आर यूज। इसमें से कौन सा, इनमें से कौन सा, इन विच टेक्निक मतलब किस टेक्निक में सिंबल का नो सिंबल आर यूज, मतलब सिंबल यूज नहीं किया जाता है फ्लो डायग्राम में, फ्लो प्रोसेस चार्ट में, स्ट्रिंग डायग्राम में और आउटलाइन वाला में। तो इसमें फ्लो प्रोसेस चार्ट जो होता है, यानी कि ऑप्शन बी फ्लो प्रोसेस चार्ट, उसमें आपका सिंबल जो है वो नहीं यूज किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है कि जॉब गोइंग अहेड ऑफ शेड्यूल आर कन्वेंटली शोन इन, कन्वेंटली किस में शो किया जाता है, तो पाई चार्ट में, बार चार्ट में, गैंट चार्ट में, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गैंट चार्ट। गैंट चार्ट में नहीं किया जाता है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गैंट चार्ट। तो ये हो गया। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट ए ग्रुप इंसेंटिव प्लान। ग्रुप इंसेंटिव प्लान में आपका किसका होता है, तो ये आपका है बेंडेक्स प्लान या हेयरली प्रीमियम प्लान या स्कैनलन प्लान या रोवन प्लान। तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो है वो आपका स्कैनलन प्लान वो आपका आता है, स्कैनलन प्लान जो है वो आपका आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि इन एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक मैक्सिमम अटेंशन इज गिवन टू दीज आइटम विच आर, मतलब आपका एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में आपका कौन से आइटम पे मैक्सिमम ध्यान दिया जाता है, तो इसका जो होगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉस्टली जो है उस पे, ऑप्शन सी वाला पे वो आपको सही आंसर है, ऑप्शन सी कॉस्टली। ये हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि व्हाट रिप्रेजेंट द एब्सिसा ऑफ ए ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट देखें तो ब्रेक इवन चार्ट में जो एब्सिसा होता है वह आपका किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को, सेल्स वॉल्यूम को, प्रॉफिट को। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका एब्सिसा किसके लिए हो जाएगा, सेल्स वॉल्यूम के लिए, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है, सेल्स वॉल्यूम के लिए वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल जो है वो आपका है कि विन कार्ड
बीन कार्ड आर यूज इन कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ। बीन कार्ड जो है वो किसके रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है? मेन पावर के लिए, कि मशीन का यूटिलाइजेशन के लिए, कि मटेरियल स्टोरेज के लिए, इंट्री एग्जिस्ट टाइम ऑफ वर्कर के लिए। तो बीन कार्ड हम पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि बीन कार्ड जो है मटेरियल स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है और स्टोर कीपर इसका इस्तेमाल करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मटेरियल स्टोरेज, मटेरियल स्टोरेज। तो ये आपका 20 सवाल था 2020 का, उसका हम लोग डिस्कशन किए और कुछ का आपका गलत आंसर भी दिया हुआ था, उसको हमने सुधार करके सही आंसर बताया है। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख ही लिए हैं पूरा वीडियो, यदि आप अभी सुन रहे हैं तो। और ऑल द बेस्ट, आप लोग ढंग से पेपर दीजिए और आगे थ्रू आउट लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट हम बोल रहे हैं। आप जीवन में अच्छा कीजिए, आगे बढ़िए, और फिर ज़रूरत पड़ने पर वैसा आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।